ये क्या हो गया, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल V1 हो गया, किसी दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल हम मान लेते हैं V2 है, सपोज ये पॉइंट B है। यहां से मुझे Q चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे पॉइंट डबल चालू कर, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, तो यहां से यहां लेके जाने के लिए जो भी वर्क डन मुझे करना पड़ेगा दैट वर्क डन, और ये चार्ज मैंने मूव किया, तो इस दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज वी कैन से डेल्टा V, दैट इज V2 माइनस V1, ये हमारा पोटेंशियल होगा। ठीक है, इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। तो हम सिंपली डेफिनेशन, इतना डीप आपको नहीं है टेस्ट स्टैंडर्ड में, सिंपली मैं डेफिनेशन के फॉर्म में ले रहा हूं। डेफिनेशन के फॉर्म में क्या आएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to move the charge from one point to the other। ठीक है, ये होगा आपका पोटेंशियल। दो पॉइंट के बीच में जो हम चार्ज मूव करेंगे, उस दो पॉइंट के बीच में जितना भी वर्क लगेगा हमें to move the charge, that is nothing but electric potential difference। और एक बात मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज, किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए जितना भी वर्क डन हमें लगेगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, दूसरे पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि किसी चार्ज को हम अगर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट से दूसरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पे हम अगर मूव करते हैं, तो उसको मूव करने के लिए जितना भी वर्क डन लगेगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमारा इंफिनिटी होता है, जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, हम जीरो पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल पे लाते हैं, तो उतने उसको लाने के लिए जितना भी वर्क डन लगता है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए जहाँ पे कुछ एक पोटेंशियल हो और दूसरे पॉइंट पे भी पोटेंशियल होना चाहिए। तो जब हम एक पोटेंशियल पॉइंट से दूसरे पोटेंशियल पॉइंट पे चार्ज को मूव करेंगे, तो उस दो पॉइंट के बीच में जितना भी वर्क डन होगा मूव करने के लिए दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से हम ले लेते हैं। हम थोड़ा डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और फिर से हम इक्वेशन तैयार करते हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन आपको बोली थी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट, तो कुछ पोटेंशियल होगा, तो हम मान लेते हैं V इज द पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V, so it is electric potential। electric potential। Now suppose this is W। W is what? Work done। मैंने जैसे बोला था अमाउंट ऑफ वर्क डन, और हमने कितना चार्ज मूव करना है, Q, दैट इज नथिंग बट द चार्ज। तो क्या होगा रिलेशन दोनों के बीच में, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी W by Q। So this is nothing but the equation for इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में लिखना है तो डेल्टा V इज इक्वल टू W by Q। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज, सो दैट इज नथिंग बट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो इस तरह से आप दोनों डेफिनेशन याद रख सकते हो। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा का मतलब क्या होगा, डिफरेंस। डेल्टा का मतलब क्या होगा, डिफरेंस। तो ये टर्म किसके लिए आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और ये टर्म किसके लिए आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन इंफिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज, तो कितना वर्क डन किया था हमने, W यहाँ पे लिख लिया, और कितना चार्ज लिया है, Q। तो इतना चार्ज मूव करने के लिए कितना वर्क डन, W। तो W by Q इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे देख लेते हैं यूनिट क्या रहेगा इसका। तो अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं V is equal to W by Q, तो W मतलब वर्क डन है, तो इसका यूनिट होगा जूल, और चार्ज का यूनिट होता है हमारा कूलम। हम कैसे लिखेंगे, जूल इज डिनोटेड बाय J and coulomb is denoted by C। So accordingly the SI unit is unit of electric potential, unit of electric potential is joule upon coulomb, written as joule per coulomb। और ये दोनों कंबाइंड टर्म को, जैसे हमने करंट में देखा था कि कूलम पर सेकंड,
तो हमने पूरा का पूरा टर्म एम्पियर लिखा था, वैसे जूल पर कूलम जो टर्म है इसको होल्ट कहा जाता है। तो ऐसा यूनिट क्या होगा? होल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या रहेगा? होल्ट, डिनोटेड बाय V। इधर में रखिएगा। जिसे हमने करंट में लिया था कि चार्ज पर यूनिट टाइम था हमारा, मतलब Q/T इक्वेशन था। तो Q का हमने क्या लिखा था ऐसा यूनिट? कूलम। टाइम का क्या है? सेकंड। तो अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि जो भी हमारा कूलम पर सेकंड था वो कंबाइंड टर्म हमारी एम्पियर बन गई थी। सेम इन द सेम वे by this equation the unit is joule per coulomb or the combined term is named as volt. So this is denoted by V. So this is nothing but the unit of electric potential. Now let me go for the next point, that is what? Electric circuit and symbol. So see here, as earlier I said you, to complete the electric circuit basic component required: switch, cell is having certain potential, third is device and connecting wires. These are the basic things required. But in electric circuit, when we take any component, the component is having specific symbol to denote in the circuit. So to complete the circuit, specific component symbols are used. So in this case, we can see the which particular symbol is used for particular component. So accordingly, here I will write serial number, that is the name of device, symbol, clear? तो likewise, तो हम पहला लेते हैं, that is suppose register. रजिस्टर हम बाद में देखेंगे इसका क्या है एक्चुअली डिटेल में, ओम्स लॉ के टाइम पे। रजिस्टर इज नथिंग बट एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस व्हिच इज हैविंग द रेजिस्टेंस। तो एक प्रॉपर्टी होती है, आगे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। रजिस्टर एक प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा अपोज करती है करंट को फ्लो करने के लिए। ये क्या करती है? हमेशा करंट को फ्लो करने के लिए अपोज करती है। एक रजिस्टर रहेगा, इसका सिंबल रहेगा, सर्किट सिंबल ऑफ रजिस्टर, ये होगा आपका फिक्स रजिस्टर। अगर इस तरह से कोई सिंबल होता है दैट इज वेरिएबल रजिस्टर। अब फिक्स और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? फिक्स का मतलब क्या होगा कि दो पॉइंट के बीच में जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा वो रेजिस्टेंस कभी वैरी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप ये तीसरा जो पॉइंट देख रहे हैं मूवेबल पॉइंट, इसको मूव करके आप रेजिस्टेंस इस दो पॉइंट का चेंज कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल हुआ, मतलब वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग दिस मूवेबल पॉइंट। ये फिक्स रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, एमीटर। एमीटर का सिंबल रहेगा ये पोलर डिवाइस है, इसीलिए यहाँ पे हमें साइन लिखना पड़ेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब एमीटर का काम क्या होता है? एमीटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये क्या करता है? करंट मेजर करता है। अब और एक बात मैं इसको बता रहा हूं, हमेशा कभी भी अगर एमीटर आपको कनेक्ट करना है सर्किट में तो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं आगे जाकर आपको पूरा एलाबोरेट कर दूंगा जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट निकालेंगे। तो हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज। थर्ड सिंबल है हमारा वोल्ट मीटर। डिनोटेड बाय दिस पर्टिकुलर सिंबल, that is minus plus. Again it is a polar device, you cannot change the polarity over here, तो प्लस और माइनस उसको पोलैरिटी रहेगी। ये हमेशा पोटेंशियल मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। और ये हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव टू कनेक्ट दिस डिवाइस इन द पैरेलल and in parallel in circuit, and this ammeter is always connected in series. It is used to measure the electric current. So these are nothing but the devices and these are nothing but their circuit symbol. Next we will go for another symbols.
दैट इज फोर्थ हम ले लेते हैं सेल। अब सेल क्या है? सेल इज द डिवाइस विच क्रिएट इट्स ओन पोटेंशियल। अब इसका सिंबल जो रहेगा इस तरह से रहेगा, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन होगी पॉजिटिव हमेशा और छोटी लाइन हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव सिंबल शो करेगी। सो दिस इज नथिंग बट द सर्किट सिंबल ऑफ सेल। नाउ फिफ्थ वन इज बैटरी। अगर हम सेल को कनेक्ट करते हैं इन प्रॉपर मैनर सीरीज में तो हमें क्या मिलेगी? बैटरी मिलेगी। तो यहां पे कितने? मोर देन वन सेल हमने कनेक्ट कर दिए, तो ये बिकम बैटरी। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट करने की वजह से हम बैटरी का पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं। तो हमेशा बैटरी ध्यान में रखिए, बैटरी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए? ये हमारा सेल का सिंबल है, ये हमारा बैटरी का सिंबल है। लेकिन आप आगे देखोगे तो हम मोस्टली यही सिंबल यूज करते हैं, या दो ही निकालेंगे। दो भी निकाल दे तो आप समझ लेना कि वो बैटरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं स्विच का सिंबल या फिर की का सिंबल। की और स्विच, इसका सिंबल होगा इस तरह से। देखिए, अगर इस तरह से है तो ये ओपन होगा, अगर इस तरह से है तो ये क्लोज होगा। मतलब क्या हुआ? दिस इज द सिंबल ऑफ की। कई कई जगह पे आप ऐसा भी देखेंगे इस तरह से, तो ये भी स्विच की तरह काम करेगा। अगर ऐसा है तो ओपन है, ऐसा कर दिया तो क्लोज है। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। बट मोस्टली हम जो भी 10th में पढ़ेंगे सर्किट में, इस तरह से सिंबल आपको आएंगे। इस तरह का सिंबल मतलब ओपन है की, और इस तरह का सिंबल मतलब क्लोज की। नेक्स्ट लेते हैं हम बल्ब। तो बल्ब का सिंबल, so this is nothing but the bulb. Again, it is not having any positive and negative sign. This is also not having any positive negative sign, so that's why it is not a polar device. So here this is the bulb. So this is nothing but the circuit symbol of bulb. Next, connected wires. Okay, suppose this is the cross and here is suppose dot, then we can say the wires are joined wire. Suppose the thing is like this, it shows that wire are not joined. क्लियर है? तो कनेक्टिंग वायर का हम ऐसे सिंबल निकाल सकते हैं। तो कनेक्टेड वायर मतलब क्या होगा? अगर वहां पे डॉट आता है तो हम बोलेंगे कि ये वायर इसको जोड़ा हुआ है। अगर इस तरह का कुछ होगा तो ये वायर इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसको ऊपर से लिया हुआ है। इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। सो दिस इज नथिंग बट द सिंबल फॉर वायर्स। फिलहाल आपको तो इतने सर्किट सिंबल है जो आपको याद रखने हैं। अगर हम किसी वायर की बात करते हैं तो वायर के लिए सीधा लाइन निकाल लो। दिस इज नथिंग बट द सिंबल फॉर वायर। So this is simple one. If you draw the line in the electric circuit, it shows what? Wire. So these are nothing but what? All about the electric circuit and their symbol. अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाएं। Okay. So to prepare the electric circuit, what is required? Basic cell or battery, connecting wire, device who is having certain resistor, and key. So I will draw here one simple circuit. That is electric circuit using symbol. Okay. See here, suppose I am saying here this is bulb. So this is the bulb. These are nothing but a connecting wire. Here I will connect one ammeter. As I said, it is always connected in series. So here is suppose plus, here is minus. Here is the battery or cell,
This is plus minus. So this plus should be connected to plus of this one, and here is key. And this is nothing but a simple electric circuit which containing one bulb, ammeter to measure the current. This is what cell battery, and this is nothing but the key. Now key is open. If you draw it like this, then it is key is closed. Now when key is closed, then it become a electric circuit. Because why? Because the current start to flow through this particular circuit, and finally you will see that the bulb will get glow. अगर हम इसको वोल्ट मीटर यूज करके करना है तो हम इसको बल्ब को निकाल देंगे, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डाल देंगे। रेजिस्टेंस डालने के बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कनेक्ट करना है या फिर वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करना है आपको बता देता हूँ। सपोज दिस इज नथिंग बट द रजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी R से हम डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, दैट इज V, एंड दिस इज नथिंग बट द सिंबल फॉर। अब यहाँ पे सब डिवाइसेस आ गए मोस्टली जो भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में चाहिए। अमीटर कैसे कनेक्ट किया हुआ है? सीरीज में। वोल्ट मीटर कैसे दिख रहा है आपको? पैरेलल में। ये क्या आपका एक रजिस्टर है, कैसा रजिस्टर है? फिक्स रजिस्टर है। ये क्या आपकी की है? ये आपकी क्या है? बैटरी है। तो ये क्या होगा? सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट which is used by Ohm to verify its Ohm's law. So in the same way we can go for the next topic, that is Ohm's law. So what you predict from this one, and what statement is given by him by doing the experiment on this simple electric circuit, and he verified the relationship between the current flowing through it, the resistance and the potential. By doing the various observation, he predicted its law, and finally this law is named as Ohm's law because Ohm has invented that particular law. And what is that law? We will see in detail now. Now this is nothing but the most important point, so please remember this point. Ohm's law. Now let me see here what is Ohm's law. So first we see the statement. What is the statement of Ohm's law? Here I will draw the rough diagram. Suppose this is the conductor. Here is certain potential difference between these 2 points. Between these 2 points, that is suppose V, and certain amount of current is passing through it, suppose I, and the resistance of this conductor is suppose R. R is the resistance of this conductor. तो इन तीनों में रिलेशन जो है वो ओम्स लॉ ने कैसे स्टेटमेंट में लिया है हम देख लेते हैं। देखिए क्या बोला है उसने ओम्स लॉ ने, द पोटेंशियल difference across the 2 ends of conductor is directly proportional to the amount of current through the conductor. क्या लिखा है? The potential difference across 2 ends of the conductor, इन 2 पॉइंट के बीच में जो भी potential difference रहेगा, that potential difference across the 2 ends of the conductor is directly proportional to the amount of current flowing through this conductor, keeping physical conditions constant, like pressure and temperature. देखिए एग्जाम में अगर आपको ये ध्यान में भी नहीं आया कि प्रेशर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं लिखा तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर ये भी स्टेटमेंट लिख लिया द पोटेंशियल डिफरेंस across the 2 ends of the conductor is directly proportional to the amount of current through the conductor. हमने क्या लिया था? करंट थ्रू द कंडक्टर I लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था उसका? V था, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे
According to this statement, what is there? Potential is directly proportional to amount of current. अब हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालना है. हमने मैथमेटिक्स में देखा होगा कोई अगर x is proportional to y होता है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हम एलिमिनेट कर सकते हैं by keeping certain constant. तो क्या होगा? v is equal to, it is replaced by equal to sign. We'll keep the proportionality constant is r and that is r. Now what this r represent? This r is nothing but the resistance of a conductor. What r represent? Resistance of a conductor. So here I will write the proportionality constant is resistance. What is this? Resistance. Now what is the SI unit of resistance? SI unit of resistance is, or resistance is measured in ohm. So it is denoted by this particular symbol. So this is nothing but the symbol to write down the unit of ohm. Now as it is a proportionality constant, that's why what we can say, this law is, by this law, this resistance is always remain constant when it fixed in that particular circuit. मतलब क्या हुआ कि अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहती है किसी भी कंडक्टर में तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. इट विल नॉट चेंज. Only what change? As the potential change, you will get the change in current. Resistance is remain fixed, and this type of relation is given by the ohm. That's why finally this is nothing but the famous Ohm's law, which is used to analyze the electric circuit further. That law is nothing but what? The potential difference across the two ends of the conductor is directly proportional to the amount of current through the conductor, keeping physical condition constant like pressure and temperature. From this statement we can have V is the potential. It is directly proportional to what? Amount of current I. V is equal to, as we eliminate this proportionality sign by keeping the equal to sign. So proportionality constant is R, which is named as resistance. Is SI unit is ohm. So we can write here V is equal to RI, or we can write here V is equal to IR also. Clear? So this is the famous Ohm's law. Got it? Okay. Now let us go for further. How it is verified, what is the graph for this, and what is the electrical circuit for this particular. As I earlier showed you the electric circuit which is used by the Ohm to predict its law. So let me see on the electric circuit like this. As I said, this is the resistance. Here is ammeter to measure the current. Here is battery. Here is key. This is voltmeter. This is the resistance R. This is positive. This is negative. Here is positive. Here is negative. Positive, negative. Current is flowing from positive. Again, one thing I want to say here: current in the circuit is always flow from positive terminal of battery to the negative terminal of battery. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. Current is always flows from positive terminal of battery to negative terminal of battery. ये हमेशा ध्यान रखना है. करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. करंट कितना जा रहा है? I. सो दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल कितना है? V. तो ये सर्किट्स था जिसमें ओम्स लॉ ने वेरिफिकेशन किया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. अब देखिए इसका ग्राफ हम देख लेते हैं. हम थोड़ी सी वैल्यू दे लेते हैं. जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. और हमने क्या लिखा था? V इज इक्वल टू R इनटू I. अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को अच्छी तरह से देखेंगे तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन. किसका है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन. अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बाय टेकिंग द वेरियस मेजरमेंट व्हिच इज डन बाय द ओम्स आल्सो. उसने क्या किया? अलग अलग पोटेंशियल के लिए अलग अलग करंट की वैल्यू मेजर की और बाद में ग्राफ प्लॉट किया. तो ग्राफ का नेचर क्या था? जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपलिसिटी के लिए ले लेता हूँ. V यहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ पे I रहेगा, ये हमारा सिग्नल होगा. इस तरह से आप टेबल ले लेते हैं. यहाँ पे हम 5 रीडिंग ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 रीडिंग. ये अगर 1 वोल्ट है, ये 100 मिली एम्पियर है. अब मिली एम्पियर का मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था. मिली मतलब कितना होगा? 10⁻⁻⁻. ठीक है. माइक्रो में कितना होगा? डिनोटेड बाय न्यू.
10⁻⁻6 ये होगा आपका वैल्यू कन्वर्शन। ये दिया 1 वोल्ट। 2 वोल्ट के लिए अगर मैं 200 मिली एम्पियर है, 3 वोल्ट के लिए 300 मिली एम्पियर है, 4 वोल्ट के लिए 400 मिली एम्पियर है, 5 वोल्ट के लिए 500 मिली एम्पियर। मैंने ऐसी वैल्यू क्यों ली? क्योंकि जैसे ओम्स का बताता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ही बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा, मतलब डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल वैल्यू विल बी रिमेन कांस्टेंट। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? सपोज आई विल टेक द करंट ऑफ दिस एक्सिस एंड पोटेंशियल ऑन दिस एक्सिस, इट इज नथिंग बट द ग्राफ बिटवीन V एंड I। सो अब देख लेते हैं, तो V वर्सेस I ग्राफ। अब देखो मैं यहाँ पे कहते लिया है पोटेंशियल 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इट इज 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट। यहाँ पे करंट क्या है? 100 200 300 400 500, दिस इज 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर, 400 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर। करंट इज इन मिली एम्पियर। अब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे पॉइंट्स। 100 पे है, हम यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा आपका अंदर, इसका फर्स्ट पॉइंट। हम अगर दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, दूसरा पॉइंट, सो दिस इज थर्ड वन, तीसरा पॉइंट, सो दिस इज द फोर्थ वन, चौथा पॉइंट, एंड दिस इज द फिफ्थ वन। Suppose if you draw the line through it, this line is nothing but what? Straight line। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए आपको थोड़ा सा देख लीजिए। So this is nothing but the graph between V and I। So what is the nature of graph? The nature of graph is nothing but a straight line graph passing through the origin। So the nature of graph is straight line passing through origin। कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन के पास। अब यहाँ पे आती है हमारी बात स्लोप की। अब स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है हमेशा? मैं अगर इसको y एक्सिस पकड़ लेता हूँ, इसको x एक्सिस पकड़ लेता हूँ, तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्लोप क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्टैंडर्ड ग्राफ। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ, अगर किसी ग्राफ का स्लोप लेना है, मैं सिंपली एक जनरल केस लेता हूँ ग्राफ की। अगर मेरा ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दिस इज सपोज x एक्सिस, दिस सपोज y एक्सिस। ये y2 पॉइंट है, ये y1 पॉइंट है, ये x1 एंड दिस इज x2। तो अगर मैं इस तरह का कोई ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा पास होने वाला, तो इसका जो स्लोप रहेगा, ये स्लोप रहेगा, हम थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज tan थीटा। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है हमेशा? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। अगर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे अच्छी तरह से तो हमें पता चल जाएगा tan थीटा हमेशा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हमारा ये कौन सा पॉइंट है? y2। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? y1। तो y2 minus y1 और ये कौन सा पॉइंट है? एडजेसेंट साइड। तो ये होगी आपकी x2 minus x1। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्लोप है। किसका है ये? स्लोप ऑफ अ ग्राफ xy ग्राफ। ये भी कौन सा है हमारा? xy ग्राफ है। y पे हमने क्या लिया है? पोटेंशियल, और x पे क्या लिया है हमने? करंट। मतलब क्या हुआ? y इज रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल और x रिप्रेजेंट द करंट। तो हम इसका स्लोप कैसे निकालें? तो स्लोप में मैंने क्या लिखा था? y2 minus y1 upon x2 minus x1, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जैसे 9th में स्लोप आपने ग्राफ भी निकाले थे, उसका स्लोप भी निकाला था, उसके पॉइंट भी इंटरसेक्ट पॉइंट भी निकाले थे, इस तरह से। तो अब देख लेते हैं। अब देखो, मैं अगर स्लोप निकालना चाहूँ इस ग्राफ का तो कैसे निकालूंगा? देखो, कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करने हैं, ये वाला और ये वाला। तो अगर मैं इसको लेता हूँ इस तरह से, तो ये क्या हुआ? थीटा। मतलब स्लोप क्या होगा? v2 minus v1 upon i2 minus i। अब मुझे बताओ, पोटेंशियल से पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या मिलेगा? पोटेंशियल मिलेगा। और करंट से करंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? करंट ही मिलेगा। मतलब अल्टीमेटली ये क्या हुआ? v by i हो गया। तो v by i अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ v is equal to ir, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? v by
आई हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, ये भी v बाय आई है, वो स्लोप होगा ग्राफ का, ये भी क्या है v बाय आई। हम अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन देते हैं, इसको सेकंड देते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, द स्लोप ऑफ vi ग्राफ इज, द स्लोप ऑफ vi graph is, vi graph is, what is resistor। क्या रहेगा हमेशा, vi ग्राफ का स्लोप हमेशा क्या रहेगा, रेजिस्टर से। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए आपको क्या कर सकते हो, v की जगह i लिख सकते हैं, i की जगह v लिख सकते हैं। स्लोप हमेशा क्या रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इन्होंने क्या कर दिया, अगर कुछ इस तरह से कर दिया, यहां पे पोटेंशियल लिया और यहां पे करंट लिया, तो आपका स्लोप क्या होगा, अब बताओ स्लोप क्या होगा, y एक्सिस पे क्या है, करंट है, तो क्या बनेगा i2 माइनस i1। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हमारा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन हमने y पे क्या लिया अभी, कंफ्यूजन के लिए कभी कभी एग्जांपल पूछ लेते, तो ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूएशन है। लेकिन अगर उन्होंने क्या किया, करंट यहां पे लिया और वोल्टेज यहां पे लिया, इस तरह का ग्राफ बनेगा, करंट इस एक्सिस पे जाएगा और वोल्टेज इस एक्सिस पे जाएगा, तो उस टाइम पे क्या लिखेंगे हम ग्राफ का स्लोप, v2 माइनस v1। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है आपको, i बाय, क्या मिल रहा है बताओ, i बाय v मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ पे, i बाय v। अगर हम इसको देखेंगे v इज इक्वल टू ir से, तो i बाय v क्या होगा, 1 बाय r, बराबर है। तो यहां पे स्लोप क्या रहेगा, 1 बाय r, क्या रहेगा 1 बाय r। ध्यान में रखिए, अगर y एक्सिस पे v है और x एक्सिस पे i है, स्लोप निकालना है मतलब रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कोई भी दो वैल्यू सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे हम अगर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, देखो इस ग्राफ की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, जैसे हमने दो पॉइंट लिए P1 एंड P2, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो ये स्लोप होगा आपका r, दैट इज स्लोप, ठीक है। तो कितना है P2 पॉइंट 3 वोल्ट, 3 माइनस 2 डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना है 300 माइनस 200 मिली है, तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3, तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3, माइनस 3 ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस 3, प्लस 3 मतलब 1000 डिवाइड बाय 100, कितना आ जाएगा 1000 तो जीरो गए, कितना आया 10 ओम। तो ये देखिए, आपको कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है ऐसे क्वेश्चन, जो आप आपको प्लॉट किया रहेगा, आपको बोलेंगे कि इसका रेजिस्टेंस निकालो, इस तरह से निकालो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, स्लोप मतलब 1 बाय r निकलेगा, फिर आपको r निकालना है। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ पे करंट है 200 और यहाँ पे करंट है 300 मिली एम्पियर, और यहाँ पे पोटेंशियल है 2 वोल्ट और यहाँ पे पोटेंशियल है सपोज 3 वोल्ट। अगर मैं इसका लेता हूँ इस तरह से, ये दो पॉइंट लिया मैंने, इसका अगर मुझे स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बताओ क्या होगा, मतलब 1 बाय r होगा ये आपका, मैंने जैसे बोला इसमें स्लोप 1 बाय r होगा, क्या होगा ये स्लोप इज इक्वल टू 1 बाय r, क्या होगा 300 माइनस 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 अपॉन मिली है यहाँ पे, इसलिए मैंने माइनस 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 माइनस 2 होगा, ये होगा 100 डिवाइड बाय 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, ये 1 बाय r की वैल्यू, r कितना होगा बताओ, 1 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, ये किसकी वैल्यू थी 1 बाय r की, हमें r निकालना है, क्लियर है। तो क्या होगा, उल्टा कर दिया हमने, 1 बाय r ऊपर लिया तो ये भी उल्टा ही हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेम वैल्यू आएगी 10 ओम आपका सॉल्व। कंफ्यूजन नहीं करना है, अगर आपका I वर्सेस V ग्राफ होगा तो जो भी स्लोप रहेगा वो कितना रहेगा आपका 1 बाय r, अगर V वर्सेस I ग्राफ रहेगा तो आपका हमेशा स्लोप क्या रहेगा r रहेगा, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए इस तरह का भी क्वेश्चन वो डाल देते हैं, क्लियर। ओम्स लॉ क्लियर हो गया, ओम्स लॉ क्लियर हो गया। अब हम इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे करना है।
example, the battery of potential 6 volt is connected in circuit containing resistance of 10 kilo ohm. Then find the current. अब 10 किलो मैंने बोला था, बार बार मैं बताता हूँ, जबकि आप सोल्यूशन निकालते हैं तो पहले गिवन लिख लेना चाहिए। मैं इसका थोड़ा सा सीधा सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए गिवन क्या है आपको, पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना दिया है 10 किलो ओम। मैंने क्या बोला था, ऐसा यूनिट ओम बोला था, यहाँ पे कितना लिखा है किलो। किलो का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 होता है, ठीक है। तो किलो मतलब कितना होगा 10 टू द पावर 3, मेगा मतलब कितना होगा 10 टू द पावर 6 और गीगा मतलब कितना होगा 10 टू द पावर 9। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जैसे मैंने माइक्रो मिली बोला था आपको, ऐसे किलो मतलब 10 टू द पावर 3 होगा 1000, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 होगा और गीगा मतलब 10 टू द पावर 9 होगा। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 into 10 टू द पावर कितना हुआ 3 ओम। ये होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू। हमारा क्या निकलेगा V इज इक्वल टू आया, हमें निकालना है I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय R। V कितना है हमारा 6 वोल्ट, R कितना है हमारा 10 into 10 to the power 3, 10 to the power 3 प्लस 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3। तो क्या होगा 10 to the power -3, 6 by 10 हो जाएगा 0.6 into 10 to the power -3। अब -3 का मतलब क्या होता है, बोला था इससे पहले मैंने माइक्रो मिली कुछ, तो 10 to -3 मतलब क्या होगा, लिखा था मैंने, मिली मतलब कितना होता है 10 to the power -3, माइक्रो मतलब कितना होता है 10 to the power -6। इधर में रखिए, तो मिली कितना हुआ आपका 0.6 मिली एम्पीयर, कितना करंट फ्लो होगा। तो इसका ये सॉल्यूशन निकलेगा, हाउ मच करंट विल बी फ्लो थ्रू दैट पर्टिकुलर सर्किट, दैट इज 0.6 milli ampere current will flow through this circuit containing the battery of 6 volt and resistance of 10 kilo ohm। इस तरह से आपको क्या करेंगे, कभी करंट की वैल्यू देंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू देंगे तो पोटेंशियल कितना लगेगा वो बोलेंगे, या फिर बैटरी का पोटेंशियल कितना है वो पूछेंगे। कभी कभी हो सकता है आपको कि पोटेंशियल दिया है और करंट दिया, रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं, कितना रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है, देख लेते हैं। मैं ये भी कनेक्ट कर लेता हूँ, पोटेंशियल 6 वोल्ट का और containing resistor R through which 200 milliampere current flows। Then find R। आपको R निकालना है। क्या बोला उन्होंने, अगर 6 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस R है, हमें बताना है कितना है और उसमें से करंट कितना जा रहा है 200 मिली एम्पीयर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे मिलेगी। फिर वही सेम बात, हमें क्या लिखना है, गिवन लिखना है। यहाँ पे क्या कह दिया आपको, पहले लिख लेते हैं, हमेशा गिवन पहले लिखिएगा ताकि आपको इक्वेशन में आसानी हो जाए वैल्यू पुट करने के लिए। तो हमारा पोटेंशियल है 6 वोल्ट, हमारा करंट दिया हुआ है यहाँ पे I कितना है ये तो निकालना है हमें। I is given 200 milliampere, so it is 200 into 10 raised to the power -3 ampere। तो हमारा इक्वेशन रहेगा V is equal to again IR, ठीक है। तो R क्या बनेगा आपका V by I, इधर चला जाएगा, V कितना है आपका 6 डिवाइड बाय I कितना है 200 into 10 raised to the power -3 ऊपर चला जाएगा, होगा +3 मतलब कितना होगा 6 into 10 raised to the power 3 for 200, +3 मतलब 1000 होगा, तो ये हो जाएगा 6000 डिवाइड बाय 200, दो जीरो कैंसिल, 60 डिवाइड बाय 2 इज 30 ओम। कितना रेजिस्टेंस रहेगा आपका 30 ohm resistance is connected in this particular circuit, so the value of R is nothing but what 30 if the current passing through is 200 milliampere and the potential which is connected to it is suppose 6 volt। okay, thank you। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे करेंगे।